चैप्टर 5 जल थलशाला। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनाते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्प हो जाता है। ठंडा होने पर वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वहाँ यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के बारे में धरती या समुद्र पर नीचे गिरते हैं। जल प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल व धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनदी है। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें से अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाना में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। अपने थलशाला बनाइए। क्रियाकलाप: एक बड़े जार में 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। उसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाइए। पहले सबसे बड़े पौधे लगाइए। तदुपरांत उसको चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दे। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदे के रूप में नीचे गिरता है। वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, वाह, जलचक्र। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। जल का वितरण: हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर 97.3, बर्फ क्षेत्र 0.2.0, भूमिगत जल 0.68, झीलों का अवलंब जल 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.001, 100। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण में को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स देखें।
यह लाभ 2 लीटर जल ले, मान ले यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्रों में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कोटरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अवलंब जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में जिस जल की वितरण को दर्शाया गया है, आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा को उपयोग कर सकते हैं। 1 बूंद नदियाँ 12 चम्मच अवलंब जल की झीलें 2 चम्मच भौमा जल 9 चम्मच बर्फ छत्रक। अब आप जानते हैं इज़राइल की मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही में जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। महासागरीय परिसंरचना। समुद्र तट पर नंगे और चलने की कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलन पर नम बोलू। महासागरीय परिसंरचना। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने की कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यही कभी शांत नहीं रहता। महासागरों के गतियों के इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। क्या आप जानते हैं 2 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। प्रशांत महासागर। तरंगे। समुद्र तट पर गेंद के खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। सब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। क्या आप जानते हैं जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। तरंगे। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2006 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ है। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा फ्लाइट डूब गया था। क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है
पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाता है। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंग के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसके अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई है। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक एक विस्थापित हो गया है और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा से महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चल जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप हिंदी महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिण बूंदी इंदिरा फ्लाइट को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा के भूकंप के अधिकेंद्र से तरंग सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, जल की गहराई भी कम होने लगी। होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक पर घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंदू महासागर में सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। दिसंबर 2004 से जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तट पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्ष की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शक की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा दिन में 2
बा नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डूबे देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकार्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों का सीध में होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठाते हैं। इस ज्वार को बहुत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थार्ध में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नई संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थान पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। लघु ज्वार भाटा एवं बहुत ज्वार भाटा। क्रियाकलाप एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक और निम्नजन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य मध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों का उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीतल धाराएं होते हैं जबकि गल्फस्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराएं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीतल जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर से सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्व तट इसके कुछ उदाहरण हैं। महासागरीय धाराएं जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नई संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।